हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स मार्च 2022 के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आपको ये बता दूं कि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक सेशन आपको 50 से 60 इंपॉर्टेंट नए पॉइंट्स देता है आपके किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए। जो मर्जी एग्जाम दीजिए, विश्वास करिए क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव होते हैं। मैं टाइम लगाती हूं तो आपसे एक लाइक की उम्मीद जरूर करती हूं। तो मैं अभी सोच रही हूं कि आपने लाइक का बटन दबा दिया है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशंस आएंगे नहीं ना। अगर आप सब्सक्राइब कर भी लोगे, बेल आइकॉन प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, आपको पता चलेगा ही नहीं कि हमने वीडियो अपलोड किया है। तो सेशन में स्टार्ट कर रही हूं। जितने भी बच्चे हैं, अगर आप हिंदी का ये सेशन नहीं देखना चाहते हैं, इंग्लिश के सेशन पे स्विच कर जाइए, बिकॉज वी रिकॉर्ड अ सेपरेट सेशन इन कंप्लीट इंग्लिश मीडियम फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। चलिए अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन किस बारे में जरा देखिए। तो ये तीन खूबसूरत महिलाएं आपको दिख रही हैं। आप ये समझ गए हैं कि किसी ब्यूटी पैजेंट का डिस्कशन होने वाला है। तो इस स्क्रीन पे जो आपको तीन महिलाएं दिख रही हैं, इससे हमें ये पता चल गया कि हम डिस्कस करने वाले थे मिस वर्ल्ड कंपटीशन। कुछ बच्चे पहले से देख के बैठे होते हैं, लेकिन आपको बता दूं, अगर आप एक सेशन मेरा पूरा देखेंगे तो आपको इतने ढेर सारे नए पॉइंट्स मिलेंगे जो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता रही हूं फिर से। अब हेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है तो हेडिंग हमारा अवार्ड्स एंड प्राइजेस है ना। इसका मतलब देखिए, हम वीडियो को क्लासिफाई करते हैं। तो ये मेरा पहला टाइटल है, इसके अंदर मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ अवार्ड्स एंड प्राइजेस। आगे मैं चाहे स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ाऊं, चाहे बैंक न्यूज पढ़ाऊं, चाहे मैं बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ाऊं, तो ये सारे टाइटल्स हैं। तो हमने स्टार्ट किया अवार्ड्स एंड प्राइजेस से, जिसमें मैंने क्या कहा, 70वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 70th मिस वर्ल्ड टाइटल हुआ 2021 वाला। कहां पर हुआ, नीचे आ जाइए जल्दी से देखिए, यहां पे प्यूर्टो रिको लिखा हुआ है। ये जगह है जहां पर हम कह रहे हैं सैन जुआन जगह है। एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज, हमने कहा सैन जुआन जगह है जहां पर ये टाइटल हुआ, मतलब ये ब्यूटी पैजेंट हुआ, कंपटीशन हुआ। मतलब हम कह रहे हैं यहां पर विनर कौन रहा। देखिए, विनर के साथ साथ आपको रनर अप के नाम भी जो है वो याद करने होते हैं। तो विनर जो है वो है कैरोलिना बिलेवस्का, ये पोलैंड की है। दोबारा, कैरोलिना बिलेवस्का ये पोलैंड की है। नेशनैलिटी आपको हर हाल में याद रखनी पड़ेगी। विनर का नाम सब तक पहुंच जाता है। विनर का नाम, आपको नाम अजीब और अटपटा लग रहा हो, आप तब भी रट लेते हो, मुझे पता है, लेकिन आपको बता दूं एग्जाम में रनर अप के नाम इसीलिए आते हैं शायद क्योंकि आप रनर अप पे उतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो। रनर अप भी पूछे जाते हैं, इसलिए जितना लिखा है प्लीज पढ़िए। पहला रनर अप हम कह रहे हैं श्री सैनी, यूएसए की हैं, आप पिक्चर देख पा रहे हो। सेकेंड रनर अप है ओलिविया येस, और ये कोटे डिवारा की हैं, ऐसे ही पढ़ा जाता है, कंट्री का नाम है। तो कोटे डिवारा, हमने कहा ओलिविया येस, ये सेकेंड रनर अप। ध्यान से देखिएगा, कैरोलिना बिलेवस्का इंपॉर्टेंट है, नेशनैलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है सबकी। तो यूएसए वाली हमने कहा श्री सैनी, या कोटे डिवारा वाली ओलिविया येस, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। 70वां मिस वर्ल्ड कंपटीशन है, प्लीज याद करिए। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अब देखिए क्वेश्चन है, टाइटल है एक्चुअल में इलेक्शंस एंड अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अब इलेक्शंस एंड अपॉइंटमेंट्स के अंदर यहां पर ये वर्ड इलेक्शंस इसलिए डाला क्योंकि हंगरी में कोई भी बात अगर पहली बार हो और अगर कोई बड़ा देश है, मतलब जो देश थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ हो रहा है, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि हंगरी में हमने कहा कैटलिन नोवाक, हमने कहा ये फिडेस पार्टी की है, इलेक्ट हुई है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, हंगरी की बात हम कर रहे हैं, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हंगरी की। कौन, कैटलिन नोवाक। हमने कहा ये फिडेस पार्टी की हैं। याद रखिएगा, एक टाइम था जब पार्टी वाले क्वेश्चन बहुत आने लग गए थे, और अभी भी आते हैं, मैं आपको बता रही हूं। अगर ब्रैकेट में पार्टी लिखी है प्लीज याद करिएगा, सिर्फ कैटलिन नोवाक से काम नहीं चलेगा, फिडेस पार्टी भी याद करना पड़ेगा, हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब IRDAI, वो इंश्योरेंस वाली बॉडी हम जानते हैं, तो हम कह रहे हैं IRDAI के चेयरमैन जो है नए, वो देबाशीष पांडा बने हैं। ये उनका टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, 3 साल उनका टर्म लिखा हुआ है। मैंने कहा
IRDAI के नए चेयरमैन देबाशीष पांडा बने हैं। पिक्चर साथ में लगाई है, अगर आपने इनको देखा हुआ है तो आप वैसे ही याद कर लोगे, बहुत दिक्कत आपको होगी नहीं। थर्ड पॉइंट में नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट देश है, आप जानते हैं कितना डिजिटली या फिर कितना टेक्नोलॉजी में आगे रहने वाला देश है, हम सब जानते हैं। तो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट मतलब जो आने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, हम कह रहे हैं जो बन गए, वो यून सुक येल ये नाम है उनका, पीपल पावर पार्टी के हैं। तो पीपल पावर पार्टी के हैं कौन? यून सुक येल जो है ये साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो याद रखिए और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट चेयरमैन एंड MD ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, रंजीत रथ नाम है इनका। क्वेश्चंस अब ऐसे भी आ जाते हैं इसलिए ये भी डाले जाते हैं। तो नए नेक्स्ट जो चेयरमैन और MD हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के, वो रंजीत रथ होंगे। यहां पर जय शाह प्रेसिडेंट बने रहेंगे, कब तक? अब जरा सुनिए, जय शाह टू बी प्रेसिडेंट ऑफ ACC, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है, आपको पहले ये जानना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के 2024 तक यही प्रेसिडेंट रहेंगे, ये बात चल रही है, ये बात हम कह रहे हैं, ऐसा कह दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जय शाह टू बी प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल टिल 2024। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जयति घोष है ये। अभी इसमें क्या आप पढ़ने वाली बात है, जरा देखिए। पहले तो जयति घोष आप नाम पढ़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा UN एडवाइजरी बोर्ड में मल्टीलैटरलिज्म पे इनको अपॉइंट किया गया है, UN एडवाइजरी बोर्ड पे। दोबारा सुनिए, जयति घोष को अपॉइंट किया गया है ऑन UN एडवाइजरी बोर्ड ऑन मल्टीलैटरलिज्म। अगर आप जानना चाहें तो मल्टी मेनी है ना, तो मल्टीलैटरलिज्म बहुत सारे देश हैं, उनके अंदर कोर्डियल रिलेशन बनाना है, उनके अंदर अच्छा रिलेशन बनाना है, बहुत चीजें रिलेट करनी है, मतलब ऐसी वाली। तो मल्टीलैटरलिज्म बहुत सारे देशों में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए मल्टीलैटरलिज्म, वो वाली बात हो रही है यहां पे। तो जयति घोष को अपॉइंट किया गया है UN का एडवाइजरी बोर्ड का, हमने क्या कहा, UN एडवाइजरी बोर्ड ऑन मल्टीलैटरलिज्म पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेज हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट डेज आपको पढ़ने हैं सारे के सारे। वर्ल्ड वाटर डे से हम शुरुआत करेंगे। तो वर्ल्ड वाटर डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट थीम है इसका, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अलग सा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं ये बात। तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये वर्ल्ड वाटर डे का थीम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस। फेयर डिजिटल फाइनेंस किसका थीम? फेयर डिजिटल फाइनेंस कंज्यूमर राइट्स डे का, कंज्यूमर राइट्स डे का थीम, जो कि 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। अब वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाते हैं। अच्छे से याद करिए, एक भी दिन अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। प्लीज आपको सारे क्वेश्चन याद करने हैं। और अगर अभी तक आपने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, वीडियो सारा देखिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हो। अभी तक आपको पता चल गया होगा, चाहे वो इंपॉर्टेंट डेज हो, चाहे वो इलेक्शंस हो, किसी कंट्री में बने हुए कोई नए प्रेसिडेंट हो, या फिर मिस वर्ल्ड वाला टाइटल हो, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते थे, आप जानते हो। आप इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ एक जगह पे नहीं पढ़ पाओगे, मैं आपको बता दूं एक ही वीडियो के अंदर। मैं पढ़ा रही हूं, मैं आपसे लाइक एक्सपेक्ट कर रही हूं, और आप शेयर जरूर करोगे वीडियो। तो इंपॉर्टेंट डेज है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका थीम फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब देखें तो नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो ये इंपॉर्टेंट डे सबसे ज्यादा, कारण आप जानते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसी चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। नेशनल वैक्सीनेशन डे हमने कहा 16 मार्च को, और ऊपर से नेशनल है ना, ये तो बढ़िया, इसलिए और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे वेदर वाला 23 मार्च को। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, जिसमें हमारा रैंक कितना ऊपर चला गया था, आप याद होगा आपको, मैंने ऐसी चीजें भी आपको बहुत पढ़ाई हैं। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। प्लीज सारे के सारी चीजें याद करिए, एक भी इंपॉर्टेंट डे मिस नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब टाइटल क्या आ रहा है देखिए, स्पोर्ट्स न्यूज। तभी आपने सबसे पहले पिक्चर नीचे अगर देखा हो तो झूलन गोस्वामी आपको दिख गई। ऊपर भी देखते रहिए, नीचे भी देखते रहिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए, ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर। किसकी बात कर रहे हैं? फुटबॉल की बात कर रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शक्ल आप देखते ही पता लगा गए। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर कहा, मतलब जो ये टाइटल है जो ये प्रोवाइड करा गया, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस कंट्री के लिए खेलते हैं और किस क्लब के लिए खेलते हैं, ये आपको याद रखना जरूरी है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं। खुद इतने फेमस है तो इनका जो क्लब है वो आपको पहले से ही पता होगा, तो मेरे लिए कुछ लगता नहीं मुझे कुछ नया होगा। पोर्टुगल कंट्री से है, ठीक है। पोर्टुगल, मैंने कहा क्लब कौन सा? मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलते हैं। बात किसकी चल रही है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो की चल रही है। क्यों इनकी बात चल रही है? क्योंकि ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोर करने वाले इनकी बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है लक्ष्य सेन। अच्छा, आपको मैं बताऊं तो ये बात बड़ी क्यों है? ऑल इंडिया ओपन में ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 21 साल हो गए कि कोई इंडियन इस लेवल तक पहुंच नहीं पाया। आप पुलेला गोपीचंद का नाम जानते हैं और उनके बारे में जब बात होती थी तो ये तब की बात हो रही है कि उनके बाद से कोई ऐसा इस लेवल तक तो यहां पहुंचा ही नहीं। लक्ष्य सेन विंस सिल्वर एट ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 लूजिंग टू विक्टर एक्सेल। डेनमार्क के हैं ये, विक्टर एक्सेल्सन। हम कह रहे हैं ये डेनमार्क के हैं। दोबारा सुनिए, यहां पर हम दो लोगों के फाइनल की बात कर रहे हैं, हम बैडमिंटन की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हो, आप पुलेला गोपीचंद को जानते हो, मैंने इसीलिए जानबूझ के रिलेट करने की कोशिश की। दोबारा से सुनिए, मैंने कहा ये इंसान इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो गया है? क्योंकि इसने सिल्वर बैक किया है, सिल्वर लाया है ऑल ओपन 2022 टूर्नामेंट में। हम कह रहे हैं ये किससे हार गया जो इसका सिल्वर आया? तो ये जिससे हारा वो विनर था ना, तो विनर है विक्टर एक्सेल्सन जो है। हम कह रहे हैं ये डेनमार्क के, ये जीत गए और लक्ष्य सेन सेकंड नंबर पे आ गए, रनर अप हो गए। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में अगर आप पढ़ोगे तो मोस्ट विकेट्स आईसीसी की वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, तो वर्ल्ड कप हिस्ट्री में आईसीसी के प्लेयर्स की बात हम कर रहे हैं। तो मोस्ट विकेट लेने वाली क्रिकेटर बन गई झूलन गोस्वामी, ठीक है, याद रखेंगे। तो मोस्ट विकेट झूलन गोस्वामी। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर लेके आए हैं, विक्टर एक्सेल्सन को हरा के लेके आए हैं। और थर्ड पॉइंट हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में पढ़ा था, ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स न्यूज को कंटिन्यू करते हुए 2022 के विंटर ओलंपिक्स के ऊपर एक छोटी सी चीज जो है, जो मतलब मैं एक बार आपसे फटाफट से बता दूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप बहुत सारे बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे इसलिए इस पे इतना ध्यान नहीं दे रही हूं। विंटर ओलंपिक्स 24वें नंबर का था, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स 24वें नंबर का था। 2022 की बात हम कर रहे हैं, बीजिंग 2022। देखिए मैं भी आपको पढ़ा चुकी हूं, काफी चीजें मैं आपको पहले से पढ़ा चुकी हूं, चाहे वो मैस्केट था, मैंने आपको ये बताया था कि वेन्यू बीजिंग था। अब 4 साल बाद 2026 में अगर वो इटली में होने वाला है तो वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस कर लूंगी, बिकॉज ये वेन्यू डिसाइड करते रहते हैं। हाल फिलहाल में अगर बात चल रही है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो हमारा बन गया ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ बीजिंग 2022 से चलेगा नहीं ना, इसको छोटा सा ऐड करने के बाद मैं आपको ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान देने के लिए बोल रही हूं कि 24वां हो गया, 22 वाला, 25वां जो है उसका होस्ट, विंटर ओलंपिक्स का होस्ट इटली होगा। ये देखिए, ये रहा मिलानो कॉर्टिना 2026, इटली की बात होने लगी। 2022 में बीजिंग 2022 में हुआ विंटर ओलंपिक्स, जिसमें टॉप पे नॉर्वे, जर्मनी और चाइना ही होस्ट कंट्री थी और चाइना खुद ही तीसरे नंबर पे रहा, ठीक है। अब जब बात करते हैं 44वें फाइड वर्ल्ड चेस ओलंपियाड की 2022, यहां पर हम कह रहे हैं चेन्नई में होने वाला है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, चेन्नई में होने वाला है, चेन्नई में होने वाला है 44वें नंबर का वर्ल्ड चेस ओलंपियाड, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज। अब बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ बैंकिंग का पेपर भी देते हैं और
देखिए उनके लिए तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस जरूर डालती हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ बैंकिंग का भी एग्जाम देते हैं। तो आरबीआई का यूपीआई सर्विस फॉर फीचर फोन्स। अच्छा एक बात बताइए, हम क्या कह रहे हैं, स्मार्टफोन नहीं है ये जो आपके सामने पिक्चर लगी है, ये स्मार्टफोन नहीं है, ये क्या है, ये बेसिकली एक फीचर फोन है। क्या है, एक फीचर फोन है। फीचर फोन से आप पेमेंट करना चाहते हो, आप कुछ कर सकते हो क्या, पेमेंट ऐसा नहीं हो पाता ना, आप खुद समझिए। तो हम क्या कह रहे हैं, आरबीआई का यूपीआई सर्विस के लिए फीचर फोन का ऐप हम कह रहे हैं यूपीआई 123 पे, यूपीआई 123 पे। तो ये लॉन्च किया है फीचर फोन्स के लिए, किसने, मैं क्या कह रही हूं आपको, आरबीआई का यूपीआई सर्विस। देखिए आपके पास छोटा फोन है, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, फीचर फोन है आपके पास, आप उससे यूपीआई नहीं कर सकते हो, यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो आरबीआई ने यूपीआई सर्विस इन फोन के ऊपर भी दे दी। किसके थ्रू दे दी, यूपीआई 123 पे के थ्रू। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप खुद समझो, ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर पाओगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन डिवाइस वॉलेट, ऑफलाइन पेमेंट्स। यहां पर देखिए पेमेंट्स तो हम सारी की सारी डिजिटल पेमेंट, अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट, कैश ट्रांसफर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि सब चीजें डिजिटल बनानी है। तो इंटरनेट है नहीं है, डज नॉट मैटर। ये देखिए ना, वो कह रहा है कि आपको ऑफलाइन पेमेंट भी कर लो। यूपीआई लाइट लाए हैं हम आपके लिए, जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शन अगर कर दो, एक पेमेंट आप करते हो 200 रुपए तक का आप लिमिट है इसका, लेकिन आप वॉलेट में पैसे रखो 2000 तक। दोबारा सुनिए, बैलेंस लिमिट है ना ये। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ऑन डिवाइस वॉलेट। ऑन डिवाइस वॉलेट किसके लिए, ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए। आपको अजीब लग रहा होगा ना, आप सारी पेमेंट तो ऑनलाइन करते हो, तो वो कह रहे हैं ऑफलाइन पेमेंट हम इतने तक ही दे सकते हैं कि आप एक पेमेंट कर रहे हो 200 रुपए तक की मैक्सिमम कर लो और वॉलेट में बैलेंस 2000 तक का रख लो यूपीआई लाइट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिख रही है एमिरेट्स और आईसीआईसीआई की। तो एमिरेट्स, स्काईवॉर्ड्स एंड आईसीआईसीआई बैंक, एमिरेट्स, स्काईवॉर्ड्स एंड आईसीआईसीआई बैंक ने को ब्रांडिंग के साथ एक हमने क्या कहा, क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किए हैं। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईएफएससी एंड एमआईसीआर कोड्स ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। आप जब ना डिजिटल पेमेंट करते हो, तो डिजिटल पेमेंट में आप खुद भी जानते हो ना कि आईएफएससी कोड डालना पड़ता है ना। आप किसी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करने जा रहे हो तो आईएफएससी कोड तो डालोगे। तो कह रहे हैं कि आईएफएससी कोड है, एमआईसीआर कोड वो जो चेक के नीचे होता है, आपको पता होगा। तो हमने कहा आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड चेंज हो जाता है अगर किसी बैंक का किसी और बैंक के साथ मर्जर हो जाता है। तो ये वही बात लिखी है कि ये जो कोड है आईएफएससी और एमआईसीआर कोड ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक ब्रांचेस changed after merger with DBS Bank India। तो इसका मतलब जो कहानी हमने सुनाई वो लक्ष्मी विलास और डीबीएस बैंक के मर्जर वाली है। लक्ष्मी विलास का एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड अलग हुआ करता था, लेकिन लक्ष्मी जैसे ही डीबीएस के पास चली गई तो उसका एमआईसीआर कोड और आईएफएससी कोड बदल गया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आरबीआई ने लिफ्ट करा है, मतलब कोई कर्ब्स थे, कोई रुकावटें, किसी चीज पे रोक लगाई हुई थी। किसके ऊपर रोक लगाई हुई थी, वो जो थे वो रोक हटा दी। अब जरा सुनिए, आरबीआई ने न्यू डिजिटल लॉन्चेस एंड क्रेडिट कार्ड इशुएंस बाय एचडीएफसी, एचडीएफसी को किसी चीज के लिए मना किया था, अब कह दिया है कि कर लो भाई। जरा सुनिए, एचडीएफसी बैंक को आरबीआई ने कहा था न्यू डिजिटल लॉन्चेस के ऊपर और नए क्रेडिट कार्ड इशू करने पे तुम्हारे रोक है अभी। तो वो ऐसे बैंक्स बीच बीच में किसी किसी पे थोड़े थोड़े टाइम के लिए लग जाता है कि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज्यादा फेल हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसा किसी बैंक को थोड़ा सा टाइट करने के लिए कर देते हैं। तो कर्ब्स लगाए और अब वो कर्ब्स हटा दिए हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक की बात हो रही थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई रूपी वाउचर लिमिट रेज टू 1 लाख। ई रूपी वाउचर जो है, ये क्वेश्चन ना आपको नीचे से पता चलेगा ये है क्या, ध्यान से सुनिए पहले। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए आपसे ना जब कभी ये कहा जाए कि आरबीआई ने लॉन्च किया है या किसका मर्जर हुआ है या किसकी ऊपर लगी हुई रोक अभी हटाई गई है, तो वो जिसने लॉन्च किया है, चाहे वो एनपीसीआई बोलूं या आरबीआई बोलूं, क्वेश्चन आते हैं। प्लीज याद रखिएगा
ये ई रूपी वाउचर जो है ये प्रीपेड डिजिटल वाउचर है। पहले आपको ये जानना है क्या है ये प्रीपेड डिजिटल वाउचर है। ये किसने इसको लॉन्च किया है, किसने इसको डेवलप किया है? इसको एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। किसको? ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर को। अब हमने क्या कहा, विच कैन नाउ बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, जिसको बार बार मल्टीपल टाइम्स मतलब यूज किया जा सकता है। कैसे करेंगे आप सोचो, आप 1 लाख रुपए की अगर लिमिट बढ़ाई गई है और सपोज आप 1 लाख रुपए उसमें रख भी लेते हो तो आप 1 लाख एक साथ थोड़ा ना खर्च कर दोगे। आपको सीधी बात है ना, मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर पाओगे। अगर ये अवेलेबिलिटी है तभी तो आप इतना पैसा उसमें रखोगे। तो ई रूपी वाउचर क्वेश्चन सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, विश्वास करिए क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना। तो ई रूपी वाउचर का लिमिट बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। किसका है ई रूपी प्रीपेड वाउचर, प्रीपेड डिजिटल वाउचर? एनपीसीआई का है। किसका है? एनपीसीआई का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट बैंक टू एंटर मेटावर्स। आप बहुत सारे लोग मेटावर्स के बारे में सुन रहे हो ना, जेपी मॉर्गन आप जानते हो, हम अमेरिकन एक इन्वेस्टमेंट बैंक आप समझिए, बहुत बहुत बड़ा टाइप। तो हम कह रहे हैं कि जेपी मॉर्गन है फर्स्ट बैंक टू एंटर मेटावर्स। यहां देखिए मैंने ओनिक्स बाय जेपी मॉर्गन लिखा है, ये पिक्चर के अंदर आ रहा है, ध्यान से सुनिए। तो ओनिक्स लाउंज है ये, ओनिक्स लाउंज है ये। हम कह रहे हैं जेपी मॉर्गन है जो पहला बैंक बन गया है जो मेटावर्स में एंटर कर रहा है। तो याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन में, फर्स्ट इंडियन बैंक टू इशू फॉर्मोसा बॉन्ड्स। फॉर्मोसा बॉन्ड्स ताइवान वाले, हम कह रहे हैं इसे कहां पे लॉन्च कर रहे हैं और कौन कर रहा है? तो एसबीआई कर रहा है, इंडिया के इंटरनेशनल एक्सचेंज पे लॉन्च कर रहा है। दोबारा सुनिए, मैंने कहा पहला इंडियन बैंक टू इशू फॉर्मोसा बॉन्ड्स ऑफ ताइवान एसबीआई कर रहा है और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज मतलब इंडिया आईएनएक्स पे लॉन्च कर रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेमेंट्स बैंक बार्ड फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू कस्टमर्स पेटीएम। अब आपको लगेगा कि ये तो पेटीएम के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी पे भी कुछ टाइम का बैन लगाया था, हटा दिया था ना, तो यहां पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बैन चलता रहता है। तो हम क्या कह रहे हैं, कोई पेमेंट बैंक, ध्यान से सुनिएगा, पेमेंट्स बैंक जिसके ऊपर रोक लगाई गई है, बार किया गया है उसको, एक्सेप्टिंग न्यू कस्टमर्स, वो पेटीएम बन गया है, वो पेटीएम बन गया है। जैसे मैं ऐसा बता रही हूं, कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, उनके ऊपर रोक लगाई गई है। तो आरबीआई टू ले आउट आईटी ऑडिट गाइडलाइंस, आरबीआई ने जब बैन लगाया है तो कुछ इनके लिए आईटी ऑडिट गाइडलाइंस इशू करने वाला है, इसीलिए वो कह रहा है कि कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया गया, कुछ टाइम के लिए क्या मतलब अभी उन्होंने यही कहा है कि बैन लगा दिया गया है। तो याद रखिएगा किसके ऊपर ये बैन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर ये बैन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट न्यूज की बात करते हैं। अब कौन कौन सी स्टेट्स क्या परफॉर्मेंस कर रही हैं किसी किसी इंडेक्स में या उनमें क्या चल रहा है जरा देखते हैं। नंबर 1 ऑन 2021 स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट, जिसमें पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पर उड़ीसा, ठीक है। नंबर 1 ये यहां लिखा हुआ है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, हमारा क्वेश्चन तो यही था ना। तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट है, कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो स्कॉच है, स्टेट के गवर्नेंस के ऊपर उनको क्या करती है, उनको रेट कर देती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लो, स्कॉच है, हम कह रहे हैं स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस, और हम कह रहे हैं आंध्र प्रदेश को टॉप पे रख रही है, वेस्ट बंगाल को सेकंड पे रख रही है और उड़ीसा को थर्ड पे रख रही है। ये स्टेट न्यूज में था इसलिए मैंने आपको बढ़ा दिया। इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग लॉर्ड बुद्धा, पिक्चर आप देख पा रहे हो, स्टैचू टू कम अप इन बोध गया। तो बोध गया से ही जुड़े हम समझते हैं गौतम बुद्ध को, आप जानते हैं, तो ऐसी चीज वहां हो तो बहुत अच्छा लगेगा। हम कह रहे हैं इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग लॉर्ड बुद्धा स्टैचू टू कम अप इन बोध गया, बोध गया बिहार में है। अगला क्वेश्चन, मुंबई फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू बी कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल, कार्बन एमिशन वाला कार्बन न्यूट्रल हम कह रहे हैं कि मुंबई जो है ऐसी पहली साउथ एशियन सिटी बन जाएगी, ऐसी पहली साउथ एशियन सिटी बन जाएगी जो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। और अभी नहीं होगी, वो 2050 की बात कर रहे हैं। पहले ये तो देखो, आप वो कुछ कमिट कर रहे हैं, आपसे एग्जाम में या तो वो सिटी पूछी जाएगी,
अब जब वो साउथ एशियन बोलेंगे तो आप पहले घबरा जाओगे, आपको लगेगा वो इंडिया की तो वैसे नहीं हो सकती है, लेकिन वो इंडिया की है, इसीलिए आपको याद करना और जरूरी है। 2050 तक हो जाएगी कार्बन न्यूट्रल, वो अपने आप को ऐसा बता रहे हैं। ईयर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन बीरेन सिंह, यहां पर हम कुछ इलेक्टेड सीएम्स की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कौन नया सीएम बन के आया, तो एन बीरेन सिंह है, पार्टी मैंने लिख दिया है यहां पर, इलेक्टेड सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर, कहां के, मणिपुर के। ठीक है, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रही हूं, चीफ मिनिस्टर। अगर कुछ नहीं जानना चाहते तो सिर्फ इतना याद रखिए, मणिपुर के सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। ठीक है, पुष्कर धामी, उत्तराखंड में बार बार चीफ मिनिस्टर चेंज हो रहे थे आप जानते हो, लेकिन अब दोबारा से इलेक्शन होने के बाद हम कह रहे हैं कि सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर भी कौन बन गए हैं, पुष्कर धामी बन गए हैं। पिक्चर लगी हुई है, देख लीजिए। इनको तो आप वैसे ही बहुत टीवी में देख चुके हो, तो आप इनको वैसे ही जानते होगे। मैंने कहा पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर भगवंत मान बन गए हैं, पार्टी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, याद रखिएगा हर हाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करने चल रहे हैं अब हम। अगर हम कह रहे हैं नंबर 1 स्टेट ऑन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0, तो ओडिशा, जिसमें 90.5% का हम कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो चुका है। अब ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि आपने वहां पे वो छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथ में एक इंजेक्शन है, तो इसका मतलब ये जो इंद्रधनुष है ये वैक्सीनेशन वाली बात हो रही है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेट्स है ना सारी की सारी, इंद्रधनुष स्कीम के अंदर हम स्टेट्स को अगर दिखाने जाएं कि किसमें कितना वैक्सीनेशन हो गया है, वो हम यहां लिख के बैठे हैं। ठीक है, नंबर 1 स्टेट ऑन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 ओडिशा 90.5%। CAPF मॉडर्नाइजेशन प्लान 4 आउटले, इसका मतलब इसका खर्चा 1523 करोड़ मार्च 2026 तक के लिए। CAPF का मॉडर्नाइजेशन प्लान 4, CAPF का मॉडर्नाइजेशन प्लान 4, इसका एक्सपेंस, इसका एक्सपेंडिचर 1523 करोड़ होगा। और हम कह रहे हैं कब तक, मार्च 2026 तक के लिए, आपको ये बता दिया गया है। अब डोनेट अ पेंशन ड्राइव, डोनेट अ पेंशन ड्राइव, तो ये ऐसी ड्राइव जो चला रहे हैं अंडर PM श्रम योगी मानधन बाय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। तो ये ऐसी स्कीम याद रखिए क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट स्कीम मैं हर बार बताती हूँ, एग्जाम में आती हैं, अब याद रखिएगा। तो डोनेट अ पेंशन स्कीम, वो आपसे पूछ लेंगे कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, तब आंसर आपको आएगा नहीं। डोनेट अ पेंशन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, किसके अंडर लॉन्च किया ये भी पूछा जा सकता है। तो PM श्रम योगी मानधन के तहत लॉन्च किया है, PM श्रम योगी मानधन के तहत लॉन्च किया है डोनेट अ पेंशन को। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में देखिए जरा, 2000 किलोमीटर टू बी कवर्ड इन 2022-23 अंडर इंडिजिनसली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच। अच्छा, इंडिजिनसली मतलब इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में हुआ है जो हुआ है। 2000 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया कवच के अंदर आ जाएगा। कवच का मतलब किसी चीज के ऊपर शील्ड, किसी चीज के ऊपर कवच चढ़ाने का मतलब हम उस एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं, रेलवे नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे। हम कह रहे हैं कि 2000 किलोमीटर का, देखिए इंडिया में सिर्फ 2000 किलोमीटर का नेटवर्क नहीं है रेलवे का। यहाँ पर अगर हम कोई स्कीम स्टार्ट करते हैं तो छोटे एरिया से स्टार्ट करते हैं ना, हम उस स्कीम को कह रहे हैं कि वो कवच है जो क्या करेगा, कवच 2000 किलोमीटर का 2022-23 में एरिया जो है किसके अंडर कवर कर लेंगे, कैसे उस रेलवे प्रोजेक्ट को प्रोटेक्शन देंगे। तो हम कह रहे हैं अंडर इंडिजिनसली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन जो है, वो ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो है कवच के अंदर ला देंगे, ये बात चल रही है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, पक्का याद रखना। कवच को भूलना मत, किससे रिलेटेड है, ट्रेन प्रोटेक्शन से, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से रिलेटेड है। इंडिया का पहला फुली वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क लॉन्च्ड इन हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में हम कह रहे हैं कि इंडिया का पहला फुली विमेन ओन्ड, थोड़ा अलग है ना, तो विमेन ओन्ड है, पहला है, हैदराबाद में आया है, आपको याद रखना है, बस याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल सेटअप एट आसनोल ER, ये ईस्टर्न रेलवेज है।
ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ, सुन लीजिए। हमने कहा रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। कार्गो टर्मिनल की जब हम बात करते हैं तो वो हम सामान के आने जाने, लोडिंग की और उसकी बात कर रहे होते हैं, तो हम कार्गो टर्मिनल बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाया है ईस्टर्न रेलवे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप जानते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो किताबें लिख देती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाल फिलहाल में शेन वॉन की डेथ हुई थी, हम उनसे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में दिखेगा, आप खुद जानते हो। ममता बनर्जी की बात हम करेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ममता बनर्जी की बुक अनवेल की गई 45वें इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में। ममता बनर्जी की 45वें कोलकाता बुक फेयर में, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में किताबें इनकी अनवेल की गई। कलम, दुआरे सरकार और खेला होबे, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चल ही रही थी, वैसे आप सुन भी रहे थे इनके बारे में। तो ये किताबें जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 45वें नंबर वाले में लॉन्च हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी की किताब है। शेन वॉन की आपको बताया हाल फिलहाल डेथ हुई है। इनकी ऑटोबायोग्राफी नो स्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि शेन वॉन की ऑटोबायोग्राफी अब पूछे जाने का चांस ज्यादा है। अब नेक्स्ट जरा देखिए, उंगलिल ओरुवन। उंगलिल ओरुवन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ MK स्टालिन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। दोबारा बोल रही हूं, जरा सुनिए। MK स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधी बात है, आने वाली पॉसिबिलिटी है इन क्वेश्चंस की, तभी मैंने डाले हैं। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, उंगलिल ओरुवन, इनकी ऑटोबायोग्राफी प्लीज याद रखिएगा, आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। इंटरनेशनल न्यूज में एट 14th इंडिया जापान समिट, पीएम ने गिफ्ट किया कृष्णा पंखी टू जापानीज पीएम फुमियो किशिदा। जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा है, ये बात आपको पहले पता चली। ठीक है, जापान इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है, तो जब प्रधानमंत्री हमारे वाले जापान के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो उनको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। तो कृष्णा पंखी क्या है, आप इसकी पिक्चर देखने जाएं, मैं आपको पहले बता दूं, आर्टिफैक्ट है, बस एक गिफ्ट की तरह मान लीजिए। दे दिया 14वें इंडिया जापान समिट पे, किसको? फुमियो किशिदा को, जापान के प्रधानमंत्री को। अब जापान कितना लगा रहा है पैसा इंडिया में, जरा सुनिए। जापान टू इन्वेस्ट इन इंडिया 5 ट्रिलियन येन, जो बराबर होते हैं $42 बिलियन, इतना बड़ा अमाउंट। दोबारा सुनिए, 5 ट्रिलियन येन है, $42 बिलियन होता है ये। जापान इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट करने वाला है। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल फाइनलाइज करे MOU। ठीक है, किस पे? मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट। अच्छा, मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट जब होता है तो क्या कनेक्टिविटी बढ़ती नहीं, क्या ट्रेड अच्छा होता नहीं? तो ये सारी की सारी चीजें प्रमोट करने के लिए मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कर ले कुछ देश, तो सीधी बात है अपना ट्रेड बेहतर बना पाएंगे ना। तो बांग्लादेश ने, इंडिया ने, नेपाल ने फाइनलाइज किया, एक MOU साइन कर दिया, किसके ऊपर? मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट किया। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल ने, ये जो BBIN मैंने स्टाइल मार के वहां लिखा है, ऐसा आपको लिखा मिल जाएगा इसलिए मैंने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए किस बारे में है। इंटरनेशनल न्यूज, थर्ड दुस्तलिक, इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका वेन्यू यांग्यारिक उज्बेकिस्तान। दोबारा सुनिए, पहले दुस्तलिक का नाम आप सुन चुके हो मुझसे, तो आप अगर सुन चुके हो दुस्तलिक का नाम, तो दुस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान में होती है, एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये तीसरे नंबर की है, तीसरी बार हो रही है, इसीलिए तो थर्ड दुस्तलिक, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका वेन्यू उज्बेकिस्तान में ही यांग्यारिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंक ऑन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कितने खुश हैं हम, देखिए जरा। 146 देशों में हम 136वें नंबर पे आए हैं, तो हम कितने खुश हैं आप देखिए जरा। पहले नंबर पर फिनलैंड, पहले नंबर पर फिनलैंड। क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही आता है, अगर कोई इंडेक्स हो तो उसमें नंबर 1 रैंक पे कौन वो इंडेक्स बनाता है, कौन वो रिपोर्ट बनाता है, और इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक 136वां, पहले नंबर पर फिनलैंड। कौन पब्लिश करता है ये रिपोर्ट? US सस्टेनेबल डेवलपमेंट
सॉल्यूशंस नेटवर्क बनाता है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के टाइम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए ये रिपोर्ट आप पढ़ रहे हो। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क बनाता है इस रिपोर्ट को। फिनलैंड टॉप पे है, सबसे खुश देश है, और हम 136वें नंबर पर हैं 146 देशों में से। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफेंस न्यूज है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर 2027-21 में। अच्छा, इंडिया बहुत सारे आर्म्स खरीदता है, आपको बता दूं, और ये आपको पहले से पता होगा, लेकिन यहां पर ना बड़ी बात यह है कि टॉप पे ही आ गया इंडिया क्या करने में, आर्म्स इंपोर्ट करने में। जरा पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है ये। आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मैं उम्मीद कर रही हूं आप लाइक का बटन दबा चुके हो। लास्ट क्वेश्चन है तो फुल जोश के साथ देख लो। वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, इस पीरियड की बात हो रही है यहां पे, ये पीरियड ध्यान रखिएगा। इंडिया ने 11% इंपोर्ट किए, मंगवाए अपने देश में आर्म्स। नंबर 2 पे सऊदी है, नंबर 1 एक्सपोर्टर यूएसए है। अच्छा सुनिए, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी तो रहा होगा। अगर खरीदे सबसे ज्यादा हमने, इंडिया ने खरीदे सबसे ज्यादा, तो मैं ये कह रही हूं कि जो यूएस है वो सबसे ज्यादा बेच रहा है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा किसने बेचे? हमें सबसे ज्यादा बेचे रशिया ने। नंबर 1 सप्लायर टू इंडिया रशिया। क्वेश्चन अलग है, आप समझ गए। बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसके थ्रू हमें पता चलता है, इसकी रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि इंडिया ने सबसे ज्यादा आर्म्स खरीदे, ठीक है, वेपन्स खरीदे, हथियार खरीदे। एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्टेड फ्रॉम आईएनएस चेन्नई। यहां पे मैं क्या कह रही हूं, एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको टेस्ट किया गया आईएनएस चेन्नई से। यहां पर मैं रैप अप कर रही हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन दबाइए, नहीं समझ आया तो पूरा दोबारा देख लीजिए या इंग्लिश वाले पे स्विच कर जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।